मेंडल ने हेरिडिटी पर अपना प्रयोग किया और एक अलग जीव विज्ञान की शाखा बनाया जेनेटिक्स, जिसको आनुवंशिकता विज्ञान कहते हैं। मेंडल मटर के पौधे का चुनाव किए। मैंने इसके पहले बताया था। यहाँ पर मेंडल की सफलता के कारण क्या है जानेंगे हम। व्हाट आर द सक्सेसेस ऑफ मेंडल। मेंडल ने अपना प्रयोग किया, सफलताएं उनको मिलती गई, सफल हो गए अपने प्रयोग पर। सक्सेस ऑफ मेंडल, सक्सेस बिहाइंड मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल के सफलता के कारण, मेंडल ने जो प्रयोग किया उसके पीछे उनकी सफलता क्या कारण है। पहली चीज कि इन्होंने अपने प्रयोग को एक निश्चित पौधे पर निर्धारित करके रखा। कई पौधों को उन्होंने शामिल नहीं किया। वो पौधा था पी प्लांट, जिसका नाम उन्होंने बताया पाइसम सैटिवम। सैटिवम पाइसम PISUM, पाइसम सैटिवम SATIVUM। मटर के पौधे का चुनाव किया। मटर के पौधे को प्रयोग करते रहे। मटर का पौधा द्विलिंगी है, पूर्ण फूल वाला है और एक वर्षीय है। एक ही वर्ष में आसानी से उसको उगा करके उसकी कई जातियां वैरायटी पैदा की जा सकती हैं। इसके पूर्ण फूल होते हैं, इसलिए स्वपरागण इसमें आसानी से हो जाता। मेंडल को सफलता के कारण रहा, सफल रहे, उस पर आसानी से प्रयोग उन्होंने बार बार दोहराते गए। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी तक मेंडल ने इस पर प्रयोग किया मटर के पौधे पर। ये सफल रहे। क्योंकि मेंडल को गणित की अच्छी जानकारी थी, मैथमेटिक्स की जानकारी, उनको गणित की बहुत अच्छा ज्ञान था। इसलिए अपने सिद्धांत को उन्होंने गणितीय सूत्रों के आधार पर भी विश्लेषित किया। उसका विश्लेषण गणित के आधार पर भी उन्होंने किया, जिससे सफल रहे। मटर के पौधे में विरोधी लक्षण के जोड़े सबसे अधिक पाए गए। यहाँ 7 जोड़े विरोधी लक्षण हम पढ़ाने वाले हैं, आगे देखेंगे। मेंडल द्वारा चुने गए 7 विरोधाभासी लक्षणों के जोड़े। मटर के पौधे में एक लक्षण का प्रभाव दूसरे पर बहुत अच्छी प्रकार पड़ता है, जिससे पीढ़ियों को आगे उगाने में इनको काफ़ी मदद मिली। और मटर के पौधे में शुद्धता का गुण, लंबा पौधा तो शुद्ध लंबा पौधा, बौना पौधा है तो शुद्ध बौना पौधा, पीढ़ियों तक ही प्राप्त करते रहे। इसलिए ये सफल रहे। एक सफलता का इनका बहुत बड़ा कारण था। और इन्होंने अपने प्रयोग को बार बार दोहराया। गणितीय सिद्धांतों पर भी इनका प्रयोग आधारित करके इन्होंने समझाने की कोशिश किया। इसलिए काफ़ी सफल रहे अपने प्रयोग में और मटर के पौधे को प्रयोग करते चले गए। अब यहाँ पर हमको जानना है 7 जोड़े जो मटर के पौधे को उन्होंने लक्षण का चुनाव किया। 7 लक्षणों को खूब ध्यान से याद करना होगा। उसमें प्रभावी लक्षण डोमिनेंट और प्रभावी लक्षण रिसेसिव, ये लक्षण है। यहाँ 7 जोड़े लक्षण हमने लिखा है, देखोगे। क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्रम संख्या है। लक्षण क्या है? फूल का रंग। मटर के पौधे में देखा जाता है कि कुछ फूल बैगनी, उसको लाल रंग भी हम कह लेते हैं, लाल या बैगनी पर्पल कलर के हैं, और कुछ एकदम व्हाइट कलर के फूल हैं। तो पर्पल वाला प्रभावी लक्षण है, व्हाइट वाला अप्रभावी लक्षण है। इसको कैसे जाने? वो प्रयोग किए। ये 7 लक्षणों का बार बार उन्होंने प्रयोग किया। इसलिए प्रभावी, जिसका प्रभाव पहली पीढ़ी के संतान में उनको दिखाई देता था, उसको कहते कि ये प्रभावी लक्षण है। और एक लक्षण रहते हुए उसमें अपने गुण को प्रकट नहीं कर पाता था, तो उसको मेंडल कहते थे कि ये अप्रभावी लक्षण है। इस तरह से पूरी लाइफ भर, पूरे जीवन भर पी प्लांट पर, मटर के पौधे पर अपने प्रयोगों को बार बार दोहराते रहे। कई पीढ़ियों तक उन्होंने प्रयोग किया और सही निष्कर्ष निकाला, जिससे वो जीवन में सफल रहे और सही निष्कर्ष निकला। इसलिए वो सफल रहे, सफलता का उनका कारण रहा। यहाँ पहला लक्षण हो गया रंग। किसका रंग? फूल का रंग। फूल 2 तरह के, विरोधी एक दूसरे के। एक लाल है या बैगनी रंग का है, पर्पल कलर है, दूसरा सफेद है। बीज पत्रों का रंग, जो मटर की दाल है जिसको बीज पत्र कॉटिलेडन्स कहते हैं, बीज पत्र का रंग एक पीला रंग का बीज पत्र है जो प्रभावी है, और एक हरा रंग का, जिसको हरी मटर में बता रहा था,
हरे रंग के मटर होते पकने के बाद भी, तो उसका हरा बीज पत्र होगा। ग्रीन बीज पत्र माने दाल, बीज पत्र माने दाल, कॉटिलेडन्स। तो हरा अप्रभावी लक्षण है और पीला वाला प्रभावी लक्षण है। डोमिनेंट है, देखो प्रभावी है, ये अप्रभावी। यहाँ देखो ये डोमिनेंट है, हमने लिख दिया है यहाँ पर प्रभावी, ये डोमिनेंट, अप्रभावी ब्रैकेट में रिसेसिव लक्षण कैरेक्टर, यहाँ लिखा हुआ कैरेक्टर। तीसरा है बीज की आकृति, शेप ऑफ द सीड। शेप माने आकार, आकृति माने आकार, आकार कैसा, एक बिल्कुल गोल है, मटर देखा होगा गोल है, और एक मटर देखोगे गड्ढा गड्ढा उसमें रहेगा, एकदम चिकनी गोल नहीं रहेगी, उसको झुर्रीदार कहते हैं, रिंकल्ड। राउंड गोल वाला जो मटर है ये प्रभावी लक्षण है, और झुर्रीदार रिंकल्ड और प्रभावी लक्षण है। फली का आकार, फली का रंग, रंग यहाँ दे रहा है, फूल का रंग, बीज पत्र का रंग, बीज की आकृति, फली का रंग कैसा है। एक फली बिल्कुल हरे रंग की है, एक मटर देखोगे फली आती है वो पीले रंग की है, ऊपर से पीलापन लिए हुए रहती है, हरी नहीं रहती है, एक बिल्कुल ग्रीन रहेगी और एक पीलापन लिए रहेगी। तो जो ग्रीन वाला है फली का रंग है, यहाँ देखोगे फली का रंग है ग्रीन, यहाँ ग्रीन रंग देखो किसका है, बीज पत्र का, दाल जो उसका बीज पत्र है उसका रंग है। तो ये ग्रीन रंग जो है अप्रभावी है, लेकिन फली का जो रंग है हरे रंग की फली जो है पॉड, POD कहते हैं। मटर के फली को अंग्रेजी में POD, पोड कहते हैं। तो उसका रंग ग्रीन जो है प्रभावी है, और पीले रंग का जो फली है मटर की छिमी, छिमी जिसको कहते फली, वो पीले रंग वाली अप्रभावी है। फली का आकार, शेप ऑफ द पॉड, POD, शेप कैसा आकार, जैसे बीज का आकार गोल है, झुर्रीदार है, फली का आकार भी देखोगे एकदम चिकनी फुली हुई ऐसी फली है, एकदम चिकनी चिकनी मटर की फली आएगी, इन्फ्लाटेड, फुली हुई इन्फ्लाटेड। और एक ऐसे ऐसे माने बीज है, इसके बाद थोड़ा गड्ढा है, फिर बीज है, फिर गड्ढा है, फली में देखोगे छिमी जो उसकी है फली, वो पॉड है, वो फली जो है सिकुड़ी हुई रहेगी, ऐसे ऐसे बीच में कॉन्स्टिक्टेड, सिकुड़ी एक फुली हुई। तो फुली हुई जो मटर की फली है वो प्रभावी है, और जो सिकुड़ी हुई है कॉन्स्टिक्टेड है वो अप्रभावी है। फूल की स्थिति, फूल है ऐसे सिरे पर फूल मटर में लग रहा है, एक कक्ष ऐसे साइड में, यहाँ तना है, ये शाखा निकली, इसमें फूल लग रहा है। तो जो इसमें फूल है कक्षीय या अक्षीय, यहाँ में लिखा है एक्सियल, एक्सियल, ये प्रभावी होगा, और सिरे पर जो मटर में फूल लगा रहेगा वो मटर का पौधा अप्रभावी वाला होगा। तने की लंबाई, लंबाई टाल पौधा है लंबा, ये बहुत छोटा द्वार पौधा है, टाल वाला प्रभावी है, द्वार वाला अप्रभावी है। सातों को ये लक्षण आप बढ़िया से सातों लक्षण में लिख दिया, सातों लक्षण को आप याद कर जाओगे, प्रभावी अलग, अप्रभावी अलग। एक दो लक्षण पर प्रयोग में आगे बताने जा रहा हूँ, पूरा चार्ट के द्वारा बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। ये तो हो गया मंडल में 7 जुड़े विकल्पी लक्षण है, एलील इसको कह रहे हैं, एलील, ये कहीं लोकस पर स्थित किसी एक लक्षण के विरोधी जो कारक हैं, फैक्टर हैं, उसको एलील या एलीलोमार्फ कहा गया। सब एलीलोमार्फ एक दूसरे के विरोधी लक्षण हैं, प्रभावी अप्रभावी। अब यहाँ पर 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया, मंडल की सफलता के कारण हो गया, क्यों मंडल सफल है, ये मंडल की सफलता कारण लक्षण बहुत पूछा जाएगा, प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को 3-3, 4-4 लक्षण करके पूछा जाता है, सातों लक्षण ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ हम पढ़ेंगे कि मेंडल के कारण प्रयोग, मेंडल के संकरण प्रयोग यहाँ पढ़ेंगे, मेंडल के संकरण प्रयोग, संकरण, मेंडल ने संकरण पढ़ा ना, हाइब्रिडाइजेशन, मेंडल के संकरण प्रयोग, यहाँ हेडिंग दे रहे हैं, मेंडल के संकरण प्रयोग। संकरण कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इंग्लिश पहले लिखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग माने एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल। चाहे मेंडल अगर पहले कहें तो अपोस्ट्रोफियस लगा देंगे, ठीक ना, क्या हमने अपोस्ट्रोफियस लगा दिया, इसको मेंडल्स कह देंगे, मेंडल्स हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट तो हो जाएगा। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन, संकरण को अंग्रेजी होती है हाइब्रिडाइजेशन,
जिसम, इसलिए हमने उसको ऐसे लिखा है। दोनों तरह से आप लिख सकते हो। अब देखिए, मेंडल ने संकरण प्रयोग में मटर के पौधे के विकल्पी लक्षणों को लिया। अब देखो प्रयोग कैसे उन्होंने किया, चर्चा लाइन में बोल रहे हैं उसको कैसे लक्षण दिया। अब सपोज करो कि दो पौधों का उन्होंने चुनाव किया, सातों जोड़ों में से सातों जोड़े जो लक्षण दिया, सातों जोड़े लक्षणों का बारी बारी से उन्होंने प्रयोग किया, तो उसमें एक लक्षण दिया पहले। अब पौधे की लंबाई, एक लंबा पौधा है, एक बौना पौधा है, दोनों के फूल हैं, दोनों के फूल हैं। अब फूल लाल रंग का है, सफेद रंग का, उससे लेना देना कुछ नहीं है। जब फूल का रंग वो देख रहे हैं कि फूल एक पर्पल माने लाल है और एक सफेद है, जब फूल के रंग को ध्यान में रखकर उन्होंने क्रॉस कराया, तो पौधे की लंबाई से मतलब नहीं था। पौधा लंबा है बौना, उससे कुछ मतलब नहीं है। अगर दोनों लाल और सफेद फूल बौने पौधे पर हैं तो उसी को क्रॉस करा दिया लाल और सफेद के बीच। अगर दोनों पौधे लंबे पौधे पर लाल और सफेद फूल हैं तो उसी पौधे को क्रॉस करा दिया। अगर एक लंबे पौधे पर लाल फूल है, बौने पौधे पर सफेद फूल है, तो क्रॉस कराया। लेकिन जब लंबाई में क्रॉस नहीं होगा, क्रॉस तो हमेशा फूल नहीं कराएंगे। क्रॉस की क्रिया तो हमेशा फूल में होगी, परागण की क्रिया, पॉलिनेशन। तो जब लंबाई पौधे के लिए, एक लंबा पौधा एक बौना पौधा, तो उसमें फूल करने से कोई मतलब नहीं होता है। यही ध्यान देने की बात है। उसमें क्या किया कि फूलों में जो परागण कराया, तो लंबे पौधे पर लाल फूल है कि सफेद फूल है, और बौने पौधे पर लाल फूल है कि सफेद फूल है, इससे उनका कोई मतलब नहीं रहा। अगर दोनों पौधे पर सफेद फूल है तो भी क्रॉस करा, दोनों पौधे पर लाल फूल है तो भी क्रॉस करा, एक पौधे पर लाल फूल है एक पौधे पर सफेद फूल है तो भी क्रॉस करा। जब लंबा और बौना पौधा लिया तो यही बात वास्तव में यहाँ समझने की है, जो मैं कहने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, जो मेंडल ने बताया है। जब लंबाई लेंथ लिया तो लंबा और बौना पौधा खाली उनके नजर में है, पौधा एक लंबा है बौना पौधा है, फूल के रंग को कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं ध्यान दिया। लेकिन जब फूल का रंग लिया तो उसमें पौधे की लंबाई से कुछ मतलब है। अगर फूल का रंग लाल है सफेद है तो केवल रंग को उन्होंने क्रॉस किया, इसलिए रंग आगे बताएंगे रंग कैसे देखा उन्होंने, इसलिए ध्यान में रखने की बात कैसे कराया क्रॉस। अब लंबा पौधा है एक बौना पौधा है, लंबे पौधे के जो पराग कण है उसको क्या किया, ब्रश से ले लिया और बौने पौधे के स्टिग्मा पर छिड़क दिया। हमने परागण जो पता, स्व परागण, पर परागण, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। तो मेटल का पौधा तो पूर्ण है, इसमें नर और मादा दोनों जनन अंग एक ही में है, तो उसी फूल का परागण उसी के स्टिग्मा को गिरा दिया जा सकता है। और लेकिन क्रॉस जब कराया उन्होंने क्या किया, लंबे पौधे के पराग कण को बौने पौधे के स्टिग्मा पर गिराया। लेकिन फूल तो पूर्ण है भाई, तो मान लो बौने पौधे का पराग कण लंबे के स्टिग्मा पर, रेसिप्रोकल इसको कहते हैं। रेसिप्रोकल माने विरोधी, उल्टा भी करा। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, लंबे पौधे का परागकण बौने की स्टिग्मा पर या बौने पौधे के परागकण को लंबे पौधे की स्टिग्मा पर पहुंचाया। लेकिन जब लंबे पौधे के परागकण को लिया तो उसके स्टिग्मा को नष्ट कर दिया, स्टिग्मा हटा दिया, तो उल्टा क्रॉस न हो जाए, पूर्ण फूल है ना। लंबे पौधे के परागकण को लिया, नर जनन वाले भाग को, तो बौने पौधे के स्टिग्मा पर छिड़क दिया, तो उसके परागकण को नष्ट कर दिया ताकि सेल्फ न हो जाए। ये तो उसका प्रयोग तो सही नहीं आएगा, सेल्फ न होने पाए। अगर बौने पौधे के परागकण को उन्होंने ब्रश से उठाया और लंबे पौधे के स्टिग्मा पर गिराया, तो लंबे पौधे केवल स्टिग्मा को रखा, उसके परागकण को पहले ही खत्म कर दिया और दोनों को ढक दिया, कपड़े से या कागज से ढक दिया, ताकि कीट वगैरह। अब वहाँ परागण क्रिया हो रही है, स्वयं तो प्रकृति में से परागण हो रही है, तो आर्टिफिशियल करा रहे हैं, कृत्रिम परागण करा रहे हैं, क्रॉस कराया। F1 पीढ़ी प्रथम पीढ़ी की संतान। अच्छा, जो पौधा उन्होंने लिया उसको पैतृक पीढ़ी कहा, और पैतृक पीढ़ी को उन्होंने पी से डिनोट किया। पी शब्द, पी माने पेरेंट होता है यहाँ पर, जनक, यहाँ जनक शब्द का प्रयोग किया, जनक पौधा है उसको पी से दिखाया उन्होंने, ये पी पौधा हो गया। अब क्या किया, जब उन्होंने क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद अंडाशय से फल और बीजांड से बीज बना। ऐसा आप पहले पढ़े हो, फूल वाले पौधों में लैंगिक प्रजनन। जब बीज बन गया, बीज जब परिपक्व हो गया तो उस बीज को जमीन में बो दिया, पौधा उससे उगा पौधा ना। पौधा जब उगा तो लंबा और बौना पौधा वो देख रहे हैं, देखे कि जितने पौधे उगे उससे बीज जो मिला, उससे पौधा जो उगा, तो पहली पीढ़ी उसको नाम दिया क्या का, F1 जनरेशन। F1 जेनरेशन, इसका नाम दिया प्रथम पीढ़ी।
प्रथम पीढ़ी, ये कौन ऐसे लिखा उन्होंने, ऐसे लिखा, ऐसे लिखेंगे अभी आगे बता रहे हैं। अब इन्होंने क्या देखा, एक लंबा पौधा एक बौना पौधा दोनों को उल्टा, चाहे लंबे पौधे का परागकण बौने पौधे के स्टिग्मा पर वर्तिकाग्र पर, चाहे बौने पौधे के परागकण को लंबे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचाया, उसको ढक दिया, उससे बीज बने, अंडाशय से फल और बीजांड से बीज में मटर की फली बनी, उसके अंदर बीज बना, मटर पक गई। जब बीज पक गया तो उसको जमीन में बो दिया। बोने के बाद जब पौधे हुए तो देखे कि सभी के सभी पौधे लंबे हैं, बौना एक भी पौधा नहीं मिला पहली पीढ़ी में। तब मेंडल क्या बता रहे हैं कि पहली पीढ़ी में सभी के सभी पौधे लंबे थे, 100% पौधे लंबे थे। उन्होंने कहा कि लंबापन का गुण बौने पर प्रभावी है, डोमिनेंट है। बौना रहते हुए अपना गुण नहीं दिखाते, जब बौना है उसमें बौना पौन का भी गुण तो छिपा है ना, लेकिन अपना गुण प्रकट नहीं किया, केवल लंबे पौधे, सभी पौधे लंबे हुए क्योंकि लंबा पौधा प्रभावी लक्षण है। अब क्या किया, पैतृक पीढ़ी जो प्री पेरेंट जो लिया था लंबा और बौना, उसको हटा दिया। पहली पीढ़ी के पौधे हुए, पहली पीढ़ी के पौधे हुए जो बोए गए, उनमें स्वपरागण कराया, उसी पौधे का परागकण उसी पौधे की स्टिग्मा गिरा, क्योंकि ये तो कंप्लीट फूल है, लेकिन ढकते गए, गिराते गए, ढकते गए, गिराते गए, ढकते गए, ताकि दूसरे पौधे का परागकण दूसरे की स्टिग्मा बनाया जाए, स्वपरागण, उसी पौधे का परागकण उसी के स्टिग्मा पर सेल्फ पॉलिनेशन कराया। सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद जब उससे बीज बने, बीज पक गए तो जमीन में बो दिया, दूसरी पीढ़ी के पौधे हो गए। दूसरी पीढ़ी, जब दूसरी पीढ़ी उन्होंने उगाया तो देख रहे हैं उसमें 75% पौधे लंबे हैं और 25% पौधे बौने हैं, यानी 3 का अनुपात उनको मिला, 75% ये 75 और 25 का जो अनुपात मिला 3:1, इसको बाहर से वो देख रहे हैं। इन्होंने बताया कि यह फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप और जीनोटाइप मैंने बताया था, फिनोटाइप अनुपात है 75%:25%, 3:1 रेशियो। लेकिन आनुवंशिक दृष्टि से जब उन्होंने इसका अध्ययन किया तो देखा कि 75% लंबे पौधों को फिर आगे बोया, 75% लंबे पौधे में 25% शुद्ध लंबे हैं, प्योर, जिसको होमोजाइगस हमने नाम बताया था, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, जिसमें किसी एक लक्षण के समान जोड़े हो। तो 75% लंबे पौधों में आगे जब विश्लेषण मेंडल ने जीन की दृष्टि से देखा तो 75% में 25% पौधे शुद्ध लंबे थे और 50% पौधे हाइब्रिड लंबे थे। तो 75%:25% का ये जो रेशियो मिला ये 3:1 हुआ। लेकिन 75% में क्या मिला, 25% शुद्ध और 50% संकर, ये संकर हाइब्रिड। हाइब्रिड हमने प्योर बताया था, प्योर बताया था ना, शुद्ध, 1% शुद्ध है, शुद्ध लंबे हो गए, शुद्ध लंबे, लंबा पौना अभी बता रहे हैं, हर गुण पर 7 गुण पर जाए तो अलग अलग हम बता सकते हैं, लिख सकते हैं। तब दूसरा अनुपात क्या मिला, यह 1 और यह 2, तो दूसरा अनुपात क्या मिलेगा 1:2:1, यानी 25%:50%:25% पहले से है, ये 25% शुद्ध ही है। 1:2:1 का अनुपात मिला इसका, इसको उन्होंने कहा जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। इसी को एक संकर संकरण में बताने हम जा रहे हैं, देखो उसी को चेकर बोर्ड बनाएंगे हम। ये इसी तरह से प्रयोग उन्होंने किया मेंडल, और पूरा सफल है, गणितीय सिद्धांत को उन्होंने निकाला, चेकर बोर्ड बनाया। अब यहाँ चेकर बोर्ड के हिसाब से बता रहे हैं। अब हम एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण दोनों पढ़ना है तुम्हारे सिलेबस के अनुसार। अब यहाँ पढ़ेंगे एक संकर संकरण, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जब किसी संकरण की क्रिया में या जब किसी क्रॉस की क्रिया में एक जोड़े विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। मेंडल ने एक लंबे मटर के पौधे और एक बौने मटर के पौधे ले, चाहे एक लाल फूल, बैगनी फूल और एक सफेद फूल लिया, तो लंबा, और उसको बताया हमें, तो दोनों को बता देते हैं प्रयोग के द्वारा।
टॉल, लंबा। इसको आप बनाओगे, बनाना है तो बौना, इसको ड्वार्फ कहते हैं, ड्वार्फ। ये पौधा है टॉल, लंबा, बौना, ड्वार्फ। इसको पी से लिखा उन्होंने, पी ऐसे ही बनाएंगे। जब परीक्षा में पूछा जाएगा तो जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे बना के चेक कर से दिखाना होगा। इसको खूब बढ़िया समझो। अब लंबा और बौना पौधा लिया, इसके गैमेट जोड़े में होंगे, कैपिटल टी होम हो जाएगा सूखा पौधा। इसके जीन जोड़े में पाए जाते हैं लक्षण को निर्धारित करने वाले। इसी का स्मॉल लेटर हो जाएगा, स्मॉल लेटर टी। अब इन्होंने इसको क्रॉस करके गैमेट बनेंगे, दोनों बराबर गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी अलग अलग गैमेट, नर गैमेट, मादा। अगर ये परागकण वाला है तो नर हो जाएगा, ये स्टिग्मा है तो मादा हो जाएगा। अगर इसका परागकण है तो नर हो जाएगा। अब मान लो नर के लिए हम ऐसा एक चिन्ह देते हैं और मादा के लिए ऐसा चिन्ह देते हैं, ये मादा है, ऐसा चिन्ह मिंडल ने दिया है, ये नर है, नर। माने ऐसे तीर का निशान बनाएंगे, ये गोल करके उसके नीचे प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब स्मॉल टी गैमेट है, ये क्या है, जुग्मा, गैमेट यहाँ लिख देते हैं, गैमेट। जब क्रॉस यहाँ हुआ, ऐसे क्रॉस, यहाँ क्रॉस लिख दे रहे हैं, क्रॉस, तो कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों अलग अलग कराएंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी ही जाएगा। अब ये होगा संकर लंबा, यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में। हाइब्रिड टॉल होगा, शुद्ध टॉल नहीं, कैपिटल टी है। हमने क्या बताया, पहली पीढ़ी में सभी पौधे लंबे होंगे, बौना एक भी नहीं होगा, कारण कि लंबा पौधा प्रभावी है। अब यहाँ लिख देंगे F1 जेनरेशन, प्रथम पीढ़ी संतान। अब क्या किया, प्रथम पीढ़ी की संतानों में स्वपरागण कराया, स्वपरागण, देखो स्वपरागण कराया। अब यहाँ चेकर बोर्ड बना के बता रहे हैं, इससे दो तरह के मेल और दो तरह के फीमेल गैमेट बनेंगे। जैसे इससे दो मेल और दो फीमेल बने, कैपिटल टी दो मेल और स्मॉल टी दो फीमेल। चाहे अगर इसका पॉलन गिन होगा तो स्मॉल टी दो मेल हो जाएंगे और कैपिटल टी फीमेल। उल्टा भी कराया उन्होंने, उल्टा कराया है। अब यहाँ दो तरह के मेल और दो तरह के फीमेल बनेंगे, देखिए उसी को हम चेकर बोर्ड बनाते हैं। यहाँ आप ऐसे ही दिखा सकते हो समझाने के लिए, इसको दूसरे तरीके से भी अभी समझा दे रहे हैं। ये चेकर बोर्ड बना, ये ऐसे चेकर बोर्ड बनाएंगे। यहाँ क्या करेंगे, ये नर का चिन्ह हमने बना दिया, नीचे मादा का चिन्ह बना दिया। देखो दोनों चिन्ह हमने बनाया है, ये नर है, ये मादा है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये ऊपर वाला मान लो नर है, तो नीचे वाला कैपिटल टी स्मॉल टी ये मादा हो जाएगा। समझिए बात को, जैसे इससे दोनों कैपिटल टी जोड़े बने नर और दोनों स्मॉल टी बने मादा, ठीक। वैसे ही इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों है, दोनों जब बांटेंगे हम, दो नर और दो मादा, दोनों, ये नीचे वाला मादा ऊपर वाला नर। अब इसका इसके साथ सेल्फ में कराएं, सेल्फ उसी फूल का पॉलिन उसी की स्टॉ, इसका इसके साथ होगा तो कैपिटल टी बन जाएगा। इसका फिर इसके साथ होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा। फिर इसका इसके साथ होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा। इसका इसके साथ होगा तो स्मॉल टी। देखो ऐसे, इसी तरह हम डाइहाइब्रिड में बताएंगे, डाइहाइब्रिड दूसरे संकरण में बताएंगे तो थोड़ा लंबा चौड़ा बनाएंगे। यहाँ समझने की बात है, ये नर गैमेट, ये मादा गैमेट, दोनों आपस में स्वपरागण हुआ, ये होगा F2 जनरेशन। द्वितीय पीढ़ी, F2 जनरेशन द्वितीय पीढ़ी। पहली पीढ़ी में तो एक ही गुण मिला, केवल सभी के सभी पौधे लंबे थे। दूसरी पीढ़ी में अलग हो गए। अब देखो अलग क्या हुआ, ये शुद्ध लंबा हुआ, ये शुद्ध बौना हुआ, देख रहे हो, ये दोनों संकर। अगर इसको 25-25-25-25 चार भाग में 100% को हम चार भाग में बांट दें तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये तीन पौधे, यह और यह, तीनों बाहर से देखने पर लंबे होंगे। जानिए, तीनों बाहर से देखने पर लंबे होंगे। जहाँ बड़ा अक्षर होगा वो प्रभावी होगा। प्रभावी लक्षण को मेंडल ने इंग्लिश के बड़े अक्षरों से, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किया, दिखाया। तो बड़ा अक्षर वाला प्रभावी होगा, इसी को जानना है समझने की दृष्टि से। तो ये 3:1 100% में करें तो क्या कहें, 75%
25%, ये हुआ ना, तो 3:1 रेशियो हुआ। 3:1 रेशियो क्या हुआ? फिनोटाइपिक रेशियो। इसको क्या कहेंगे? फिनोटाइपिक, प्रारूपिक, टाइपिक रेशियो माने अनुपात। हिंदी में बाह्य दृश्य प्ररूप, बाह्य दृश्य प्ररूप अनुपात, बाहर से दिखाई दे रहा है इस तरह। लेकिन जब जीन की दृष्टि से, अब इसको हम जीन मान लें, इस लेटर को अगर हम जीन मानते हैं, मेंडल ने जैसा बताया, तो जीन की दृष्टि से क्या देखते हो? ये 25%, ये 25% यहाँ, और ये 25%, और मान लो ये 25% और ये 25%, 100% हो गए। तो 25% शुद्ध लंबा। अब यहां देखिए, ये प्योर हो जाएगा, ये होमोजाइगस होगा, और 25% या 25% दोनों एक जैसे हैं। 50% संकर लंबा, संकर लंबा, और 25% शुद्ध बौना। ये शुद्ध होगा, बौना हमेशा शुद्ध होगा। अच्छा, तो दूसरा अनुपात क्या मिला भाई? 1:2:1, 25:1, 50:2, 25:1। इसको मेंडल ने क्या बताया? जीनोटाइपिक, वही फिनोटाइपिक की जीनोटाइपिक हिंदी में लिख रहे हैं, अनुपात। जीन की दृष्टि से जीनोटाइप ऐसे है ना, जीनोटाइप होने, और मेंडल के टर्म्स में आप देखो पीछे जो पढ़ा है, जीनोटाइप और फिनोटाइप दो चीज हमने बताया था। अब फिनोटाइप फिनोटाइप हमने क्या बताया? फिनोटाइप बाह्य दृश्य रूप, बाहर से जो दृश्य होता है, बाहर से जो दिखाई देता है प्ररूप, और आनुवंशिक प्ररूप, जीन प्ररूप, जीन की दृष्टि से जो देखा गया वो जीनोटाइप कहलाया, और बाहर से जो लक्षण दिखाई दिया वो फिनोटाइप कहलाया। इसका मतलब क्या हुआ? जीनोटाइपिक अनुपात, फिनोटाइपिक अनुपात। फिर से इसको एक बार ध्यान से सुन लीजिए। मेंडल ने जब एक जोड़े विरोधी लक्षणों के बीच, मटर के पौधे के एक जोड़े विरोधी लक्षणों के बीच क्रॉस कराया, तो उसको उन्होंने एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताया। इसके लिए शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना, हमेशा शुद्ध शब्द का जरूर प्रयोग कीजिए, क्योंकि जब वो लिए तो शुद्ध पौधे को लिए थे अपने क्रॉस में। पीढ़ी दर पीढ़ी उसके बीजों को बोते गए। शुद्ध लंबा वाला पौधा था, पूरी कई पीढ़ियों तक केवल लंबा था। शुद्ध बौने पौधे को बोते चले गए, कई पीढ़ियों तक शुद्ध बौना पौधा, तो उसका नाम शुद्ध दिया। प्योर लंबा, प्योर ताल, प्योर ड्वार्फ। शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने मटर के पौधों के फूलों के बीच जब क्रॉस संकरण की क्रिया कराया, लंबे पौधे के परागकण को बौने पौधे की स्टिग्मा पर, वर्तिकाग्र पर, या बौने पौधे के परागकण को लंबे पौधे की स्टिग्मा, दोनों का लक्षण जब करा है देख ही आएगा, जान जाइए। जिसका भी नर, जिसका भी मादा, एक का नर, एक का मादा भाग। क्रॉस कराने के पश्चात पहली पीढ़ी की सभी संतानें लंबी प्राप्त हुई, लंबे मटर के पौधे प्राप्त हुए। इसका कारण यह था कि प्रथम पीढ़ी में लंबापन का गुण बौनेपन के गुण पर डोमिनेंट अर्थात प्रभावी रहा। प्रभावी गुण वाली संतान, इससे उन्होंने प्रभावी लक्षण बताया, लंबेपन को प्रभावी लक्षण बताया। पुनः प्रथम पीढ़ी यानी F1 जनरेशन के संकर लंबे पौधों को, संकर लंबा जो प्राप्त हुआ, शुद्ध लंबा तो है ही, संकर लंबा, संकर लंबे पौधे को स्वपरागण कराया, और स्वपरागण कराने के पश्चात जब मटर के बीज उससे प्राप्त हुए, उसको बो करके जब मेंडल ने पौधों को प्राप्त किया और गणितीय गणना किया, जब गिन करके पौधों को देखा, हर 4 पौधे में 3 पौधे लंबे और 1 पौधा पौना बाहर से दिखाई दिया। हर 4 पौधे में 3 पौधा लंबा, यहाँ 4 पौधा है, 1 2 3 4, हर 4 पौधे में 3 लंबा 1 बौना, अर्थात 3:1 का अनुपात उनको मिला। 75:25% का अनुपात मिला। इस अनुपात को बाहर से चूंकि उन्होंने देखा तो इसको कहा फिनोटाइपिक रेशियो है। तो अगर पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 3:1 रेशियो इन हेरिडिटी, आनुवंशिकता में 3:1 का अनुपात कहने से आप क्या समझते हो, आपको लिखना होगा यह मेंडल के एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस के दूसरी पीढ़ी का, हाँ ये दूसरी पीढ़ी है, पहली पीढ़ी में तो एक ही पौधा नहीं मिल रहा है, दूसरी पीढ़ी का फिनोटाइपिक अनुपात है।
व्हाट डू मीन बाई 1:2:1 रेशियो इन हेरिडिटी? आनुवंशिकता में 1:2:1 का अनुपात कहने से क्या समझते हो? यह मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के दूसरी पीढ़ी का जीनोटाइपिक अनुपात है। इस प्रकार मेंडल ने एक संकर संकरण से एक निष्कर्ष निकाला, बहुत सुंदर निष्कर्ष निकाला। एक लॉ वो पढ़ना है आपको, आगे यहाँ पर लॉ बता दें फिर लॉ बताएंगे हम आपको। इसका कई प्रयोग आप कर सकते हो। इसी प्रयोग का अनुसरण करके जंतुओं पर भी किया गया, जान जाओ। इसी प्रयोग का अनुसरण करके जंतु पर भी हम पढ़ाएंगे। मेंडल के नियम, एक नियम इससे निकलता है, दूसरा नियम दूसरा क्लास से बताएंगे। लॉज ऑफ मेंडल, LAWS, लॉज ऑफ मेंडल। मेंडल के नियम। प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम कहते हैं लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जानो, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। अब देखो ये सिग्रीगेशन का नहीं समझ में आता तो एक आसान शब्द लिख देते हैं, सेपरेशन। सेपरेट, देखो सेपरेट है ना, सेपरेट माने अलग होना, तो सेपरेशन। पृथक माने अलग होने का नियम। जब कैसे अलग हो गए? जब मेंडल ने एक संकर संकरण कराया, एक जोड़े विरोधी लक्षणों में क्रॉस कराया, तो पहली पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्राप्त हुआ, एक ही लक्षण वाला पौधा दिखाई दिया। दोनों लक्षण जो लिया था उसको नहीं दिखाई दिया। जो लक्षण दिखाई दिया उसको उन्होंने प्रभावी बताया। लेकिन जब प्रथम पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराकर दूसरी पीढ़ी के पौधों को प्राप्त किया, तो मेंडल ने देखा कि दो लक्षण जो हमने लिया था, दोनों लक्षण अलग अलग हो गए और शुद्ध भी मिले। अलग तो हुए, शुद्ध भी हो गए पौधे। पहली पीढ़ी के सभी पौधे संकर थे, हाइब्रिड हो गए, लेकिन दूसरी पीढ़ी के पौधे अलग हो गए। शुद्ध लंबा, शुद्ध बौना, शुद्ध लाल फूल या बैगनी फूल, शुद्ध सफेद फूल, शुद्ध पीला, शुद्ध हरा, शुद्ध गोल, शुद्ध झुर्रीदार। सातों लक्षण जितना लिया गया, सातों लक्षण। शुद्ध फूली हुई फली, शुद्ध संकुचित फली, शुद्ध हरे रंग की फली, शुद्ध पीले रंग की फली। अब कहोगे फली में कैसे प्राप्त? फली के अंदर बीज है, बीज को बोया जाएगा, बीज बोने से पौधा होगा, पौधे को फूल में क्रॉस होगा। पीला गोल हरा जुड़ेगा, अभी आगे बताएंगे। पीला गोल हरा जुड़ेगा, दो लक्षण को ध्यान रखें। इस प्रकार मेंडल का एक नियम निकला। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ाया जा सकता है। इस पर क्लास में पढ़ाना होता तो 1 घंटा 100 घंटा पढ़ाते, तो उसमें देर तक समझे, थोड़ा करके पढ़ाएंगे। यहाँ पर इतने आप समझ लीजिए, एक संकर संकरण के द्वारा मेंडल ने अपना पहला नियम निकाला, जिसको कहते हैं पृथक्करण का नियम। इसको हम कहते हैं गैमीट की शुद्धता का नियम भी, या गैमीट की शुद्धता का नियम। गैमीट की शुद्धता का नियम। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स का भाई, लंबा शुद्ध अलग हो गया, शुद्ध बौना अलग हो गया, शुद्ध लंबा शुद्ध बौना, संकर लंबे अलग हो गए। तो जब मेंडल ने एक जोड़े विरोधी लक्षणों के बीच क्रॉस कराया, तो प्रथम पीढ़ी की संतान में ये लक्षण पूर्ण रूप से मिश्रित न होकर जब दूसरी पीढ़ी के लिए गैमीट बनाते हैं, तो अपने अपने लक्षणों में पृथक हो जाते हैं, जिसे लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम कहते हैं। when one pair of contrasting character, contrast में विरोधी, when one pair of contrasting character involved in a cross or participate in a cross, the pair of contrasting character never mix up in the offsprings. Offsprings कहते हैं संतान को, never mix up, कभी पूर्ण से मिश्रित नहीं हो पाते। never mix up in the offsprings, but they separate, but they segregate during the formation of gamete. This is the first law of Mendel.
मेंडल के प्रथम नियम के अनुसार जब किसी क्रॉस की क्रिया में एक जोड़े विरोधी लक्षणों के कारक भाग लेते हैं तो एक कारक प्रथम पीढ़ी की संतान में पूर्ण रूप से मिश्रित न होकर जब दूसरी पीढ़ी की संतान में गैमिट बनाते हैं तो ये अपने अपने गुणों में पृथक पृथक अलग अलग हो जाते हैं, जिसे मेंडल के पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसमें गैमिट की शुद्धता भी बनी रहती है, इसलिए इस नियम को गैमिट की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इसके बाद डाई हैबिटास बताएंगे तो मेंडल का दूसरा नियम, 2 नियम आपको पढ़ना है।